क्लियर है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पीएसआईआर ऑप्शन डालो। तुलनात्मक राजनीति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तुलनात्मक राजनीति लिखें इसी प्रकार से लिखिएगा जो बताने जा रहा हूं। व्हाट इज द न्यूज? समाचार क्या? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कंप्लीटेड 7 ईयर एट द सेंटर। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं, ये टॉपिक है। अब 7 ईयर्स का मूल्यांकन, एक तरफ मनमोहन सिंह, एक तरफ मोदी बाबा, दोनों का कंपेयर किया जाएगा अंडर 7 ईयर ऑफ यूपीए वर्सेस 7 ईयर ऑफ एनडीए। तभी जाकर के जो है आप अच्छा मूल्यांकन कर पाएंगे। इनका भी रोल अच्छा आएगा, इनका भी, यानी मोदी जी कहीं से कमजोर दिखेंगे नहीं, एक्सेप्ट टू जीडीपी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इनका आर्थिक सलाहकार, और आप भी आज मानेंगे इस चीज को। मैं हमेशा एक बात आप लोगों से, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, एक ही बात इकोनॉमिक्स में कहता हूं कि मोदी जी के जो भी इकोनॉमिक एडवाइजरी हैं वो बेहतर नहीं है, उनकी समझ बेहतर नहीं है। जिस प्रकार से हम मोदी जी की अपनी जो फिलॉसफी है इकोनॉमी को लेकर के, वो फिलॉसफी बहुत ज्यादा कमजोर है, जो केवल और केवल यह मान के चलती है कि प्राइवेट सेक्टर ही बेहतर कर सकता है। इसका मतलब उनको अपने नागरिकों पर, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों को विश्वास नहीं है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, सांकेतिक रूप से एक बुरा, मतलब एक शब्द भी है, एक बुरा शब्द है वो, कि माने सार्वजनिक क्षेत्र कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक लीडर को, आपका सार्वजनिक क्षेत्र अगर कमजोर है तो उसको उभारने के लिए प्लान होने चाहिए। प्लान 1, प्लान या प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। मैं बता सकता हूं आपको, अभी एनालिसिस बताऊंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकारी क्षेत्र को बेहतर करना, उसके लिए प्लान ए, बी, सी क्या हो सकता है, वही प्लान जो प्लान प्राइवेट सेक्टर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हर एक डिपार्टमेंट, जैसे मैं अनअकैडमी पे काम करता हूं, अनअकैडमी पे मैं काम करता हूं। अनअकैडमी क्या करता है आप देखिए, अनअकैडमी आपकी रैंकिंग निकालता है कि आप जीएस में कहां स्टैंड करते हैं। अनअकैडमी आपकी रैंकिंग निकालता है, और ये मत समझिएगा 150 टीचर है, हजार टीचर है यूपीएससी कैटेगरी में, 1000 टीचर यूपीएससी कैटेगरी में। फिर इसके बाद जो है आपकी कैटेगरी निकालता है ऑप्शनल में, फिर आपने कितना हर हफ्ते कमाया, मतलब कितना रेवेन्यू आपने दिया, कितने आपके डेली के व्यूज हैं, एक एक चीज सभी का कंपैरेटिव। अब क्या होता है, एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रेशर, अच्छा काम करने का इंसेंटिव भी अच्छा मिलता है। तो यही प्राइवेट की पॉलिसी सरकारी क्षेत्र के हर डिपार्टमेंट में लग जाए, आप देखिए आनंद ही आनंद है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि निजी क्षेत्र ही विकल्प है। निजी क्षेत्र में अधिकतम लाभ है, और अधिकतम लाभ की सीमा में हाशिए पर खड़ा जो व्यक्ति हमेशा से अधिकतम लाभ, कैपिटलिज्म के केंद्र में है नहीं, वो आ गया। कैपिटलिज्म अगर वहां तक पहुंचेगा तो उसकी जेब से जियो के नाम से 300 रुपया निकलवा लेगा। यानी गांव का गरीब एक परिवार का बच्चा, उससे 250 रुपये 300 रुपये हर महीना चाहिए जियो को रिचार्ज कराने के लिए, क्योंकि सबके पास, उसके पास क्यों ना रहे। तो यानी पूंजीवाद, समझिएगा, जब पूंजीवाद गरीबों की जेब से, पूंजीवाद जब गरीबों के घर पहुंचता है तो वो गरीबों की जेब से पैसा निकाल लेता है। ये हमेशा याद रखिएगा। पूंजीवाद, मैं तारीफ करता हूं कि इन्हीं के कारण से जियो हम तक पहुंचा, लेकिन जियो पहुंचा किस लिए? क्योंकि उनको पता था कि यहां से हमें कुछ पैसा मिलने वाला, और ऐसे बहुत से पैसे मिल करके ना जाने कितने हजार करोड़ उनको कमाएंगे। तो ये सिंपल सी। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, मुझे बिल्कुल ये चीजें नहीं पसंद है। इसलिए जापान का जो मॉडल, एक मॉडल मैंने बता दिया प्राइवेट सेक्टर के मॉडल को अपनाया जाए, दूसरा मैंने बताया जापानी मॉडल को। यानी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, प्लीज इस प्रश्न को, इस पॉइंट को जरूर मुझे बताइए कमेंट करके आप लोग, क्योंकि एक्चुअली आजकल ऐसा हो गया है कि जो शासन में, जो सत्ता में, जो सरकार में है, वो कुछ भी कहते हैं उनको आप एकदम अथराइज मानते हैं। आपका अध्यापक अगर उसके पास विजन है, नई नई बातें, वो कुछ भी कहता है, आप उसको समझिए, उसको आगे बढ़ाइए, उस विचार को आगे बढ़ाइए। जापानी मॉडल। क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम होता है 12th के बाद, या 12th से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन, हर जगह पर रिसर्च में हम किसके मॉडल को पढ़ाएं? जापानी मॉडल को पढ़ाएं। हम नॉर्वे, यानी कि हमारे एजुकेशन कैरिकुलम में जापान पब्लिक सेक्टर की उपलब्धियां, ठीक है ना, या हम जापानी, एक पूरा सेमेस्टर होना चाहिए जापान का मॉडल। तब जब लोग पढ़ेंगे तब सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ जाएंगे। यानी एक तरफ प्रोत्साहन की, पुरस्कार की पॉलिसी हो, दंड की नहीं, दंड नहीं, प्रोत्साहन और पुरस्कार। दंड कभी भी सुधार ला नहीं सकता, याद रखिएगा। हमेशा से सुधारात्मक एक्शन होना चाहिए। प्रोत्साहन दीजिए, पुरस्कार दीजिए, दंड तो कोई गलती करेगा तो कानून है यही। तो दूसरा, जितने भी मॉडल है, जापानी मॉडल है, यूएस का मॉडल है, सरकारी क्षेत्र में जहां बेहतर हो रहा है, चाइना का मॉडल है, उसको आपको निकालना होगा। और प्राइवेट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन 50-50 के लिए। 50-50 के लिए सरकार अभी क्या चाहती है? 70-30 हो जाए, यानी 70 प्राइवेट हो जाए, 30 हम हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये क्या आप सब मुझे बताएं कि क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं? एक मिनट में, क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं? ठीक है, अब आप बताइए, क्या इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है? यानी जापानी मॉडल को एजुकेशन में लाने की जरूरत है कि नहीं? लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं आज भी? सिंधु नदी के बाएं तट पर, दाएं तट पर कौन स्थित है? प्रीलिम्स क्लियर। आप देखिए क्या एग्जाम हो रहा है, एग्जाम देखिए। सर्वप्रथम भारत पर चढ़ाई किसने की? चलिए, अच्छी बात है, गजब है, तैयारी हो रही है हिंदुस्तान में। वो भी पढ़ाइए, भारत पर किसने सबसे पहले चढ़ाई की, वो भी बताने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत रखने की जरूरत है, जिससे एजुकेशन में ये सारी चीजें पढ़ाई। सार्वजनिक क्षेत्र को कोई नीति लाके बदल नहीं सकता। सार्वजनिक क्षेत्र तभी बदलेगा जब हम 10th और 12th के मॉडल्स पढ़ाएंगे, कैसे हम कमजोर चीजों को बेहतर कर सकते हैं। 7 ईयर्स ऑफ यूपीए वर्सेस 7 ईयर्स ऑफ एनडीए बच्चों, अंडर मनमोहन सिंह एक तरफ है, 2004-5 से 10-11 7 ही वर्ष का लिया गया। इनका भी 7 ही वर्ष लिया गया, 10 वर्ष नहीं लिया गया, और इनका भी 7 ही वर्ष है, आप देख सकते हैं। और ये है पैरामीटर। तो पहला पैरामीटर, यानी पहला मापक क्या है, पैरामीटर क्या है? जीडीपी ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं पहला पैरामीटर। तो अब यहां पर मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़ते हुए इनसे बेहतर स्थिति में मुस्कुराते हुए मोदी जी से, ही इज ग्रेटर देन मोदी जी। यानी एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी अंडर द मनमोहन सिंह, यानी प्रतिवर्ष इनके अंडर में जो प्रतिवर्ष जीडीपी की समृद्धि रही 8.4 रही है। और इनके भाई साहब ने उल्टा देखिए, 4.8 को उल्टा कर दीजिए, 8.4 को उल्टा कर दीजिए, 8 ठीक है ना, 8.4 इन कंपेयर टू 4.8, आप देख सकते हैं। तो मोदी जी जीडीपी पर इनको कम अंक मिलेंगे, कोई भी इससे मना नहीं कर सकता, इनकी आर्थिक नीतियां बेहतर नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर इनकी आलोचना करनी हो तो अगर जिस देश की जीडीपी कम है,
तो ऑब्वियस है अगर जीडीपी कम है तो उसका वितरण भी बेहतर नहीं होगा। वितरण का मतलब केवल ये मत मानिए कि हाशिए पर खड़े व्यक्तियों के अकाउंट में पैसे डाल देना। वितरण का मतलब होता है सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला। अब वही चीज आंकड़े में है। अब देखिएगा ये वाला कलर कौन सा है, यूपीए गवर्नमेंट का पहला 7 वर्ष का 2004-5 से 11-12, तो 8.4 रहा है जीडीपी। ये कलर इंडिया यानी कि मोदी जी का 4.8 रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हालांकि एक चीज और यहां पर बताया गया, इंडिया जो एनडीए है पीला वाला, तो फर्स्ट 6 ईयर यानी पिछले 6 साल में 6.8 रहा, यानी बहुत खराब नहीं रहा है। ये 7वां वर्ष कोविड का इंपैक्ट बहुत रहा, ये भी याद रख लीजिएगा। कोविड-19 में जो इकोनॉमी एकदम डिप कर गई है, तो ये 4.8 होने में इसका एक बड़ा योगदान रहा है, इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा पैरामीटर है इन्फ्लेशन फ्रंट, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन होता है उस स्थिति में। तो इस पर मोदी जी इन्फ्लेशन में ग्रेटर स्थिति रहे हैं इनके, यानी इनके यहां पर इन्फ्लेशन देख सकते हैं 7.8, बहुत ज्यादा। इन्फ्लेशन जितना कम उतना ही इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाता है, आपको पता है। तो ये हो गया इन्फ्लेशन इनके यहां क्या है, रूरल एंड अर्बन कंबाइंड इतना था, और इनके यहां 4.8 है, यानी बेहतर। और अर्थशास्त्री 2 से 3% के बीच में अगर इन्फ्लेशन रहे तो उसको बेहतर मानते हैं, 2 से 3% के बीच में। तो यहां पर इनको मिलता है नंबर 1 और इनको मिलता है नंबर 2, यानी अब देखिए बराबर। दूसरे पैरामीटर में ये आगे निकल गए। तीसरा पैरामीटर, अच्छा अब इसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय के साथ कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के लिए भुगतान करते हैं, आपको पता है। सीपीआई को कितना, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को माना जाता है कि 2 से 3% की रेंज हो तो वो बेहतर होती है, और इसे आर्थिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर माना जाता है, यानी आर्थिक स्वास्थ्य को मापने का एक बेहतर संकेतक माना जाता है इन्फ्लेशन। तो उसमें ठीक आगे चल रहे हैं मोदी जी, यानी यहां पर मोदी जी आगे। अब तीसरा पैरामीटर देखो ऐसे ही, पीएसआईआर ऑप्शनल वाले बच्चों, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति याद रखिएगा, कंपेयर आपको ऐसे ही करना है। तीसरा पैरामीटर क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। मनमोहन सिंह याद रखिएगा, हाँ यहां से देखिए 2004 में $113 था, और ये जब इनकी सत्ता समाप्त हुई तो उस समय $304 बिलियन था। जब इन्होंने सत्ता संभाली तो $113 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व था, और जब इन्होंने सत्ता छोड़ी $304 जो है बिलियन हो गया। मोदी जी यहां पर भी बाजी मार जाते हैं, फॉरेक्स रिजर्व राइजिंग फ्रॉम $313 बिलियन मई 23 2014, और अभी हो गया है मई 2021 में $593, लगभग डबल हो चुका है इनके काल से फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है ना। तो आप यहां से देख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, वही चीज यहां पर भी कहा गया। फिर अगला चौथा पॉइंट, पैरामीटर 4, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि। तो यहां पर दोनों बराबर हैं, यानी प्रथम 7 वर्षों में इन लोगों की जो कृषि की एवरेज ग्रोथ है वो 3.5% रही है, 3.5% रही है। मोदी जी की भी वही रही है एग्रीकल्चर, यानी कि दोनों में लगातार 7 वर्ष तक इकोनॉमी का जो पहला सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, उसकी ग्रोथ रेट 3.5 के आसपास यानी समान रही है। ये चीज यहां पर आप देख सकते हैं। ऑन द फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी फ्रंट अगर आप देखें, फूड और यानी खाद्य और उर्वरक की सब्सिडी, तो इसमें मोदी जी के काल में जितना पैसा खर्च किया गया उतना किसी के काल में भी खर्च नहीं किया गया है। ये भी यहां पर पॉइंट बताया गया, आप आंकड़े मत याद करिएगा, ठीक है। मैंने जो फैक्ट बता दिया फैक्ट हो गया। अब पांचवा पैरामीटर क्या है, पांचवा एग्री एक्सपोर्ट, यानी कृषि निर्यात, यानी कृषि वस्तुओं का जो हम उत्पादन करते हैं उसका एक्सपोर्ट में कौन आगे रहा है। तो वहां पर जो है बाजी मारते हैं मिस्टर मनमोहन सिंह इज ग्रेटर देन नरेंद्र मोदी जी। तो इनके यहाँ एग्री एक्सपोर्ट याद रखेगा लगभग $43 बिलियन तक, मतलब इसको क्रॉस कर गया था 2013-14 तक, याद रखेगा। लेकिन यहां पर अभी $43 के नीचे चल रहा है कृषि निर्यात। तो कृषि वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन निर्यात यहां ज्यादा था और इनका समय पीछे गया। यहां पर और होना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। अगला आते हैं छठा पैरामीटर क्या है, पावर जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्युत उत्पादन और आधारभूत संरचना में। तो आप देख सकते हैं यहां पर मोदी जी बहुत ज्यादा आगे हैं मनमोहन सिंह से, 720 बिलियन यूनिट पर एनम ड्यूरिंग मनमोहन सिंह फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 वर्षों में प्रति वर्ष 720 बिलियन यूनिट जो है पावर जनरेशन हुआ। अब इनके यहां देखिए मोदी जी के पहले 7 वर्षों में 1280 बिलियन यूनिट पर एनम जो है क्या हुआ, उत्पादन हुआ। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, ये लगभग 1.5 से ज्यादा हो गया। रोड कंस्ट्रक्शन जो हुआ, सड़क निर्माण हुआ, यह इनकी शासनकाल में जितना किया गया था 30% फास्टर हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। यानी यहां पर पावर जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मोदी जी मनमोहन सिंह जी पर भारी पड़े हैं, ये याद रखेगा। फिर इसके बाद आता है अंडर मनमोहन सिंह 7th पैरामीटर, सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया 2011-12 में इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, चरम गरीबी, वह 21.6% थी किसके काल में, यानी चरम गरीबी भुखमरी वाली गरीबी, तो वो थी 11-12 में 21.6% इनके काल में। अब आप यहां पर देख सकते हैं मोदी जी के काल में वर्ल्ड बैंक ने ही फिर से कहा है कि 2015 में इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी थी लगभग 13.4%। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में यानी कि व्यापक गरीबी में मोदी जी के कार्यकाल में कमी आई। उसका रीजन भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उज्ज्वला योजना, ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण रही हैं, जो जिन्होंने मोदी जी को सेकंड टर्म में सत्ता भी दी, ये मतलब फैक्ट रहा, ये फैक्ट। फिर अगला देखिए यहां पर भी, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखें परफॉर्मेंस इन सोशल सेक्टर, और इसका सब एक आधार लें मनरेगा, और इसके अलावा एक आधार हम लें जो आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अगर इन दोनों स्तरों पर देखें, याद रखिएगा, अगर इन दोनों स्तरों पर अगर हम देखें तो यहां पर भी मोदी जी बाजी मारते हुए दिखाई देंगे। ये कलर है यूपीए का और ये कलर है एनडीए गवर्नमेंट का, याद रखिएगा, ठीक है, यूपीए का एनडीए का। ये यूपीए के 7 वर्ष का है और ये एनडीए के 6 वर्ष का। तो यूपीए गवर्नमेंट का पहला 5 वर्ष में जो परफॉर्मेंस रहा है मनरेगा के तहत, एवरेज एनुअल क्या है, पर्सन डे, यानी कि प्रति व्यक्ति को कितने दिन काम मिला,
तो उसका जो एवरेज रहा है वो 20 रहा है और एनडीए यानी मोदी जी का 23 रहा है। तो यहां पर भी मनरेगा में काम मिलने में भी मोदी जी भारी पड़े हैं। इसके अलावा अगर आवास को देखें, एवरेज एनुअल नंबर ऑफ हाउसेस कंप्लीटेड अंडर इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जी यानी ग्रामीण इन लाख में। तो यूपीए के पहले 7 वर्षों में 21.1 लाख कंप्लीट हुए और इंडिया के फर्स्ट 7 ईयर में 30 आप देख सकते हैं। तो ये हो गया यानी यहां पर भी यानी इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों में मोदी जी बहुत आगे यानी सोशल वेलफेयर में बहुत आगे। इसके अलावा खुला जो शौचालय है उसको रोकने में, ओपन डिफेक्शन फ्री में कितना है तो आप देख सकते हैं 2014 2 अक्टूबर को यूपीए के काल में 38.7 ओपन डिफेक्शन फ्री एरिया था। अब क्या हो गया है 100% हो चुका है 2 अक्टूबर 2019 में। तो आप यहां से देख सकते हैं तो यानी सोशल वेलफेयर में। तो ये सारी चीजें हैं कंपेयर की गई हैं। आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट करिएगा, नहीं भी आए एग्जाम आए तो आप इसको लिखिएगा। भारतीय लोकतंत्र अब कहां इसका यूज होगा, IQ क्या होगा, अब वो थोड़ा सा मैं यहां पर बता देता हूं कहां इसका यूज होगा। सबसे पहले एशिया में आ जाइए, यानी एशिया में आ जाइए। तो एशिया में जैसे लोकतंत्र